कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और उसके अंदर जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम सबसे पहले उन पे फोकस करेंगे. एंड वन ऑफ दैम इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट also served as the interim constitution between 1947 and 1956 till the first constitution of Pakistan was passed. हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसके बैकग्राउंड, इसके salient features, merits or demerits, reception in Britain, and then reception in India. So, introduction. The Government of India Act was an act of Parliament of the United Kingdom, even though it came into effect in 1937. Until 1999, it was the longest act that was ever passed by a British Parliament. जब 1999 में द ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट आया तो वो लेंथ में से ज़्यादा हो गया, वरना इस तब तक ये सबसे बड़ा कानून था in terms of its length and width. Because of its length, the act was retroactively split by the Government of India Act 1935 into two separate acts. The Government of India Act 1935 जिसके 321 सेक्शन और 10 schedules थे, और फिर the Government of Burma Act 1935 जिसके 159 और 6 schedules थे. तो आप सोचें जब ये इकट्ठे होंगे तो ये टोटल इसके सेक्शन और schedules कितने ज़्यादा होंगे. This act led to Reserve Bank of India, Union Public Service Commission, Federal Court in 1937. इसके नतीजे में बाइकेमरलिज्म 6 प्रोविंसेस में आया, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, आसाम और यूपी में, आउट ऑफ टोटल 11 प्रोविंसेस. इसका बैकग्राउंड क्या था? Indians had increasingly been demanding a greater role in the government of their country since the 19th century. The Indian contribution to the British war effort during the First World War meant that even the more conservative elements in British political system felt the necessity of constitutional change, which resulted in the Government of India Act 1919. 1919 क्योंकि इंडियंस ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश की वर्ल्ड वॉर 1 की एफर्ट्स में, और वो बहुत ज़्यादा अपना राइट भी मांग रहे थे काफ़ी अरसे से, देयर शेयर इन द गवर्नमेंट. तो बिकॉज ऑफ दिस 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ. इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने एक नया बड़ा ही नॉवल सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया प्रोविंशियल लेवल पे. बेसिकली डायरकी का सिस्टम, डायरकी डाई दो से निकला कि कुछ सर्टेन एरियाज ऑफ गवर्नमेंट में सच एज एजुकेशन were placed in the hands of ministers responsible to provincial legislature. तो मिनिस्टर्स जो इलेक्ट होते थे इंडियंस, ठीक है, तो वो उनके पास थे वो वाली चीजें, जबकि कुछ अदर चीजें जैसे पब्लिक ऑर्डर एंड फाइनेंस were retained in the hands of officials responsible to the British appointed governor, provincial government. ठीक है, तो कुछ उनके पास दे दिया गया. तो ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी पावर्स जो हैं वो मिनिस्टर्स को दे दें. आज कुछ पावर्स मिनिस्टर्स के लिए रिटेन लग दी, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कॉलोनाइजर्स के लिए खास तौर पे, वो अपने जो बरतानवी साम्राज्य उनके गवर्नर्स थे, जो बरतानवी अंग्रेज थे, उनको उन गवर्नर्स के पास रखी. ये डायरकी का सिस्टम था. द एक्सपेरिमेंट विद डायरकी proved unsatisfactory. A particular frustration from Indian politicians was that even for those areas over which they gained nominal control, the purse strings were still in the hands of British officialdom. सबसे बड़ा मसला ये था कि इवन दो जो डायरेक्टली, जैसे एजुकेशन डायरेक्टली मिनिस्टर्स के पास है, लेकिन एजुकेशन का जो बजट है यानी पर्स स्ट्रिंग्स यानी पैसे जहां से आ रहे हैं, वो स्टिल उनके पास था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के. तो अल्टीमेटली फिर वो पावरलेस ही थे. The intention had been that a review of India's constitutional arrangements would be held in 10 years. उस टाइम की इंटेंशन ये थी कि 1919 में उन्होंने कहा कि हम हर 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इंडिया की. इस मीन टाइम, इन द मीन टाइम रिव्यू कंडक्ट हुआ, लेकिन ये जल्दी हो गया, 10 साल से पहले हो गया. साइमन कमीशन रिपोर्ट आई जिसने प्रपोज किया कि डायरकी के सिस्टम को स्क्रैप कर दिया जाए, ख़त्म कर दी जाए, और ज़्यादा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को. इवन दो साइमन कमीशन ने एविडेंस लिया बहुत सारे इंडिया से, ये ऑपोजिशन से मिली वहां पे इंडियन पार्टी से, लेकिन इसने जो कंक्लूजन्स इसके थे वो कांग्रेस पार्टी ने, जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने एक्सेप्ट नहीं किए. तो ज़्यादा इन डायलेमास को, इन डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक नया डिवाइस करने के लिए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिजाइन की गई, विच वर लिटरली ऑन अ राउंड टेबल if you google them, were then held in 1930s. They were attended at times by representatives from India's main political parties as well as from the princely states.
एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के प्रिंसिपली एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उस फेडरल सिस्टम की डिटेल्स क्या होंगी उस पर एग्रीमेंट नहीं हो सका कि कांग्रेस और मुसलमानों में इख्तलाफ पाया जाता था उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में कि फेडरेशन को डिवाइस किस तरह किया जाएगा, क्या पावर्स किसको दी जाएंगी, कौन सी किसको दी जाएंगी, ये इस इन डिटेल्स पे इत्तफाक नहीं हो सका। द न्यू कंजर्वेटिव डोमिनेटेड नेशनल गवर्नमेंट इन लंदन जो थी उसने डिसाइड किया कि हम नया प्रपोजल ड्राफ्ट करेंगे, जिसको उन्होंने वाइट पेपर 1933 में ड्राफ्ट किया। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी कायम की गई, जो विच वाज चेयर्ड बाय लॉर्ड लिनलिथगो, हु वाज द also the viceroy. I think yeah, he became the viceroy of India. Reviewed the white paper proposal for a year and a half between April 1933 and November 1934, amidst much opposition from Winston Churchill and other backbench conservatives. ये नहीं पसंद करते थे कि बिल्कुल भी ऑटोनॉमी दी जाए इंडिया के अंदर। बहरहाल इस वाइट पेपर की बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल फ्रेम किया गया। इट वाज इमेंसली लॉन्ग, कंटेनिंग 473 clauses and 16 schedules, and the reports of the debate took 4000 pages of Hansard। हैंसर्ड ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिबेट्स है पार्लियामेंट्री यूके के अंदर ना। तकरीबन 2000 स्पीचेस हुई इस बिल के ऊपर, फिर जाके ये पास हुआ बाद में। Committee stage and later to appease the diehards, the safeguards were strengthened and indirect elections were reinstated for Central Legislative Assembly, the center's legislature's lower house। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए ब्रिटिश पावर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्शंस थी ब्रिटिश के अंदर जो नहीं चाहती थी कि पावर्स डिवॉल्व की जाए। अल्टीमेटली अगर हम इसको शॉर्ट बैकग्राउंड डालो, भी मैंने आपको लंबा बैकग्राउंड बताया, शॉर्ट बैकग्राउंड ये है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल्ड एंड कुड नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। फेडरेशन मॉडल इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो गया था, बट मुस्लिम एंड कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स डिसएग्रीड ओवर इट्स एक्चुअल फॉर्म इन प्रैक्टिस। इट वाज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट of joint select committee by Lord Linlithgow, the Viceroy of India, set up the two houses of British Parliament। दोनों के सामने ये बात डिस्कशन हुई, दोनों हाउसेस के सामने। द रिपोर्ट इन टर्न रिजल्ट was the result of joint committee scrutiny of the white paper, a scheme of constitutional proposals prepared by the British government close on the heels of the round table conferences। तो इसके 5 बेसिकली जो की फीचर्स थे वो ये थे कि एक तो फेडरेशन का मॉडल आ गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसके अंदर आ गई, फ्रेंचाइज दी जाएगी, बाईकेमरलिज्म का मॉडल होगा, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश की जाएगी। नाउ सेलिएंट फीचर्स, सबसे पहले तो ये कि इसके 11 पार्ट्स, 331 सेक्शंस और 10 स्केजुअल्स थे, एक रिटन एक्ट था, ठीक है। सेकंड, ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट की गई। प्रोविजन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बी मेड अप बाय बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ और ऑल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। The parts of act intended to establish the Federation of India never came into operation। असल में वो Federation of India का जो originally intended model था वो कभी नहीं आ सका in practice because princely states के rulers ने oppose किया इसको। The remaining parts of the acts came in force in 1937। फेडरेशन पार्ट के अलावा जो बाकी पार्ट्स थे वो 1937 में ऑपरेशनल हो गए, when the first elections were held under this act as well। वो 1937 के बाद वो जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और सारी वो वाला सिलसिला शुरू हुआ। इसमें डिवीजन ऑफ पावर क्या थी,
तीन तरह की लिस्ट थी, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंटर लेजिस्लेट कर सकता था, प्रोविंशियल लिस्ट पे सिर्फ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेट कर सकते थे, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों, और सेंटर की लिस्ट हैड overriding effect on the concurrent list. Provinces were made separate entities and they were given limited autonomy. Provincial autonomy बड़ी limited थी. डायरकी सेंट्रल लेवल पर तो नहीं थी, प्रोविंशियल लेवल पर थी. प्रोविंशियल लेवल पे सॉरी खत्म कर दी गई थी, ये नेशनल लेवल पे रखी गई थी. डायरकी मैंने आपको बताया वाज सिस्टम इन विच सर्टेन सब्जेक्ट्स वर रिजर्व बाय द ब्रिटिश एंड द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ट्रांसफर टू द इंडियंस. कुछ इंडियन मिनिस्टर्स के पास पावर होती थी, कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के. ये डायरकी का सिस्टम जो 1919 में आया था प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे तो इसको खत्म कर दिया गया and allowed for the emergence of popularly elected provincial legislatures. कि popularly elected legislature फैसला करेगा, तो प्रोविंस को थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिली थी, बट ये नेशनल लेवल पे उन्होंने कायम रखा था. Diarchy was introduced at the central level. British had complete control over reserved subjects and could exert influence over transferred subjects. तो मैंने आपको बताया दो तरह के subjects थे. Reserved subjects वो थे डायरकी के अंदर जिसपे सिर्फ ब्रिटिश लेजिस्लेट कर सकते हैं या अपना डिसीजन दे सकते हैं. ट्रांसफर्ड वो थे जिसपे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते थे. तो ये सेंटर में ये डायरकी का मॉडल कंटिन्यू किया गया. रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे जिसपे सिर्फ ब्रिटिश कर सकते थे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स, टैक्सेशन, रेवेन्यू, फॉरेन रिलेशंस, जस्टिस, पुलिस, प्रेस, पावर रिसोर्सेज. ट्रांसफर्ड कौन से थे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई दिस वाज नेवर देयर प्रायोरिटी. इवन दिस, दैट्स व्हाई दे लेट इंडियंस हैंडल इट अमंग देमसेल्व्स. वो ज्यादा कंट्रोल वाली चीजों पे खुद कंट्रोल रखना चाहते थे. Viceroy was vested with residual powers. जो कॉन्स्टिट्यूशन की residual powers थी वो प्रोविंसेस को नहीं दी गई, यानी किसी और को नहीं दी गई, वो वाइसरॉय को दी गई. ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी सच एज होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एटसेट्रा वर नॉट गिवन टू द इंडियंस, दे वर केप्ट बाय द वाइसरॉय. फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड की गई दिल्ली के अंदर, ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन थी कि तमाम रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस. और लेकिन ये कहा गया कि कोर्ट को भी बड़ी लिमिटेड पावर्स देंगे कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होगी वो रिकमेंडेटरी होगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि ब्रिटिश कुड गो स्कॉट फ्री. जिसकी कॉम्पोजिशन ये डिवाइस की गई कि एक चीफ जस्टिस होगा और उसके अंदर 6 मजीद जजेस होंगे, तो 7 टोटल फेडरल जजेस होंगे. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की गई, इसके जरिए सिंध को बम्बे से अलग किया गया 14 निकात में जैसे कहा गया था. इसी तरह बिहार और उड़ीसा को सेपरेट प्रोविंसेस डिक्लेयर किया गया, बिहार एंड उड़ीसा. बर्मा को इंडिया से कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गया. Aden was also detached from India and established as a crown colony. This is like an island in the south of India, ठीक है, और ये आइलैंड कॉलोनी है, तो उसको एक क्राउन कॉलोनी डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के नीचे ले आया गया. सेंट्रल रिजर्व बैंक बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, जो आज भी कायम है इंडिया के अंदर. यूपीएससी और स्टेट की प्रोविंशियल सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके तहत अब उनका आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं या सेंट्रल इंडक्शंस होती हैं उसके जरिए होती हैं. ये हमारे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इक्विवेलेंट है, जो कि यहाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लें आप, जिसके तहत आप एग्जाम्स देने हैं. सेपरेट एंड कम्युनल इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट्स का रिस्ट्रेन किए गए थे और इनका स्कोप एनलार्ज किया गया था. सेपरेट इलेक्टोरेट ये है कि जैसे मुसलमानों को, मुसलमान जो हैं वो मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करेंगे, ठीक है, तो यानी कि मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर आएंगे, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था. तो पहले ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, इसको अब एनलार्ज करके मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस और इंडो क्रिश्चियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करवाएगी. लेकिन जो डिप्रेस क्लासेस थी, दलित्स, आदिवासी वगैरह, उनके लिए ये नहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया. बाइकेमरल लेजिस्लेचर सेंटर में इंट्रोड्यूस करवाया गया, विच वाज गुड. सॉर्ट ऑफ फेडरेशन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया. एक काउंसिल ऑफ स्टेट थी जो अपर हाउस था, और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली लोअर हाउस था. 1/3 of the upper house had to retire every year, जिस तरह generally होता है. The upper house was not an independent body. Its laws could be vetoed by the governor general. Governor general upper house के laws veto कर सकता था, इसलिए वो independent body नहीं थी. Bicameralism provinces में भी introduce करवाया गया, दो houses introduce करवाए गए, लेकिन 6 provinces में, total 11 provinces में से, जैसे मैंने पहले बताया, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, आसाम और यूपी में. अच्छा, फेडरल बजट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया. एक था नॉन वोटेबल बजट और एक वोटेबल. दिस इज अ जोक. सिर्फ 20% वोट बजट जो था वो
पार्लियामेंट उस पर वोट कर सकती थी, लेजिस्लेचर, इंडियन लेजिस्लेचर 80% नॉन वोटेबल था, वो डिस्कस भी नहीं हो सकता था, अमेंड भी नहीं हो सकता लेजिस्लेचर में। ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ये इंडियंस के कंट्रोल में था। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस जो थे, दे हैड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल नो फाइनेंस बिल कुड बी प्लेस्ड इन फेडरल लेजिस्लेचर। अच्छा, जो बाकी 20% है उसमें भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। In case of emergency, enjoyed unlimited powers and their authority could not be challenged in any situation. ठीक है, तो इन बेसिस पे आप देखें कि गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी और बहुत गवर्नर्स के पास भी उनकी अथॉरिटी बड़ी ज़्यादा थी इन लॉट ऑफ इंस्टेंसेस। डायरेक्ट इलेक्शंस थे जनरली, 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज गारंटीड। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस की गई, दस इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइज फ्रॉम 7 मिलियन टू 35 मिलियन पीपल। तो पहले 3% सिर्फ एलिजिबल थे वोटिंग के लिए तक, तो वो टोटल पॉपुलेशन के 14% हो गए, विच वाज स्टिल वेरी लेस, बट कंसिडरिंग उससे वो काफ़ी बेहतर थे। मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? मेरिट्स ये कि उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, डीमेरिट ये कि उसने लिमिटेड ऑटोनॉमी दी, डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए, सेपरेट इलेक्टोरेट थी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, creation of Reserve Bank of India, creation of Federal Court, creation of UPSC and state PCSEs. Demerits ये थे कि limited autonomy, over powerful executive, governor general and viceroy governors were very powerful. फिर इस तरह डायरकी जो सेंटर में उन्होंने रखी वो बड़ा एक जुल्म था, 80% बजट नॉन वोटेबल था, कोई बिल ऑफ राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर किए जा सके। इसकी रिसेप्शन क्या हुई इवेंचुअली? As a result of this process, although the Government of India Act was intended to go some way towards meeting Indian demands, both the details of the bill and the lack of Indian involvement in drafting its contents meant that the act met with a lukewarm response at best in India, while still proving too radical for a significant element in Britain. तो बरतानिया में इंडिया में लोगों ने इसको देखा कि इसने हमें कुछ भी नहीं दिया इस एक्ट ने, और ब्रिटेन वाई ये समझा जाता था कि इन्होंने बहुत ज्यादा राइट सीड कर दिए इंडियंस को और हमारा कंट्रोल बहुत कम हो गया। नेगेटिव रिसेप्शन ब्रिटेन में कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। सर रॉबर्ट हॉर्न, आई थिंक वाज अ कंजर्वेटिव, वी हैव put into this bill many safeguards, but all of these safeguards revolve around a single individual, and that is Viceroy. He is the linchpin of the whole system. If the Viceroy fails, nothing can save the system you have set up. He was a die-hard Tory conservative who was horrified by the prospect that someday there might be a Viceroy appointed by the Labour Party और वो इंडियंस को ज़्यादा autonomy ना कहीं देवे। दूसरी नेगेटिव थी विंस्टन चर्चिल, conducted a campaign against Indian self-government from 1929 onwards. He was a huge colonization sympathizer, and you also know the story about the Great Bengal Famine, whereby he diverted supplies to the reserves of British officials and troops, while the millions of Bengalis starved to death. When the bill passed, he denounced it in the House of Commons as a gigantic quilt of jumbled crochet work, a monstrous monument of shame built by pygmies. Okay, so that's a lot of negativity. Because they thought that this was too radical, कि बहुत powers दे दिया आपने इंडियंस को। Positively किस तरह रिसीव किया गया इंडिया में? Leo Emery, who spoke next, opened his speech with the words, "Here end the last chapter of the book of Jeremiah," from the Bible reference. He commented that Churchill's speech had been not only a speech without a ray of hope, it was a speech from beginning to end, like all his speeches on the subject, utterly and entirely negative and devoid of constructive thought. इंडिया में कैसा रिसेप्शन हुआ? काफ़ी नेगेटिव था। जवाहरलाल नेहरू ने इसके मतलब कहा था कि इट्स अ मशीन विद टू स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। यानी कि इतने सेफ गार्ड्स हैं, इतनी लिमिटेशंस उनको दी हुई हैं ब्रिटिश को कि इंजन नहीं है वो जो इंडियंस के पास होना चाहिए था। दैट इट इज़ अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, slave constitution that attempted to strengthen and perpetuate the economic bondage of India. Muhammad Ali Jinnah remarked about it that it is thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. So that's how it was received in India. And Mahatma Gandhi also famously said, yes, not explicitly, but दिल में उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा, मेरा दिल ये कहता है। तो anyways, ये पेपर में ना लिखिएगा। This is what we've discussed: introduction, background, salient feature, merits and demerits. इसकी रिसेप्शन कैसे हुई, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा था कंपीटिंग इंटरेस्ट को, तो दोनों तरफ से ही लूज़ किया इसने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने रिसेप्शन देखी।
ब्रिटेन में भी और इंडिया में नेगेटिव थी सिर्फ।